भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी। इसका एक्ट नंबर है 46, ईयर है 2023। राष्ट्रपति के द्वारा यह स्वीकृत किया गया 25 दिसंबर 2023 को। अब आप अपनी नोट्स कॉपी में इन चीज़ों को लिखना शुरू कर दें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46, ईयर 2023 और इसे असेंट मिलती है प्रेसिडेंट से 25 दिसंबर 2023 और ये लागू होता है 1 जुलाई 2024। इसमें से एक क्वेश्चन प्री का बनता है। टोटल चैप्टर्स 39, टोटल सेक्शंस 531, टोटल शेड्यूल्स 2। चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक सेक्शन 1 से लेके 5 तक। इस समय आपके पास सीआरपीसी 1973 बेयर एक्ट भी खुला हुआ होगा और साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी खुला हुआ होगा। अब आप दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़िए। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एक्ट नंबर 2 1974, ईयर 1974 उसका एक्ट नंबर 2 है। 25 जनवरी 1974 को इसे असेंट मिलती है। ये तो बात हुई सीआरपीसी की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जब हम बात करते हैं तो एक्ट नंबर है 46, ईयर है 2023, असेंट मिलती है 25 दिसंबर 2023 को और लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में 74th संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। बाय पार्लियामेंट, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 74th ईयर, और सीआरपीसी था 24th ईयर। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता यानी कि इस संहिता के अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11, 12 शैल नॉट अप्लाई। इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंध से भिन्न उपबंध यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो टोटल चैप्टर दिए हुए हैं 39, उसमें से 9, 11, 12 इन 3 अध्यायों के अलावा बाकी के सभी अध्याय नागालैंड राज्य को जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। जिस तरह से सीआरपीसी के अंदर पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, 8, 10, 11, लेकिन अब हमें याद रखना होगा 9, 11, 12। ये 3 चैप्टर हैं जो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया में एप्लीकेबल होंगे, बाकी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन कई बार प्री एग्जाम में पूछा गया है। आगे लिखा हुआ है बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड। किंतु संबद्ध राज्य सरकार, जी हाँ, नागालैंड की बात हो रही है,
अधिसूचना द्वारा, यानी वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल करके ये कर सकती है, क्या कर सकती है कि ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र या उनके किसी भाग पर अनुपूरक, आंशिक या परिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकेगी। सच ट्राइबल एरिया एज द केस में बी विद सच सप्लीमेंटल incidental consequential modifications as may be specified in the notification। तो वहाँ की कंसर्न जो गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है कि पूरे स्टेट में या किसी पार्ट में सीआरपीसी, पूरे स्टेट में या किसी पार्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर्स, प्रोविजंस मॉडिफाई होके या सप्लीमेंटल के रूप में किसी भी तरह से वो लागू करना चाहे तो कर सकती है। एक नोटिफिकेशन उसको निकालना होगा, ये वाली बात। लेकिन एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है? एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नॉट एप्लीकेबल या एप्लीकेबल किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। आपको याद रखना है 9, 11, 12 ये 3 चैप्टर्स हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया में एप्लीकेबल होते हैं, बाकी के नहीं। लैंग्वेज को ध्यान से समझना। अब इससे आगे चल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन In this section, tribal area means the territory which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal area of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule to the Constitution। इसमें से प्री का क्वेश्चन बनता है। Immediately before, तो ये डे और ये आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले कौन सी अनुसूची की बात हो रही है? 6ठी अनुसूची, पैरा नंबर 20। तो जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान के 6ठी अनुसूची पैरा नंबर 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे। तो प्री के हिसाब से आपको इतना सा पॉइंट याद रखना है। तीसरा, सब क्लॉज 3 कहता है इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट। यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 जुलाई 2024 और यहाँ जाकर के आपका सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। और अब अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 1 से कितने प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं? तो वो बन सकते हैं कि विच चैप्टर्स ऑफ BNSS 2023 applicable in the state of Nagaland or tribal area, या BNSS is applicable to। तो आपको एप्लीकेबल टू करना है, होल ऑफ इंडिया है ही है उसका आंसर। लेकिन जब कभी ये चीज़ आ जाए तो ध्यान रखना केवल 3 चैप्टर को छोड़ के बाकी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। और ट्राइबल एरिया कहाँ है? कौन से शेड्यूल के? 6 शेड्यूल के अंदर। कौन सा पैरा? 20 पैरा। किस डेट से पहले? 21 जनवरी 1972 से पहले। बस आपको इतना ही याद करना है, इतने में ही आपके प्री क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 जो बोलता है डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस डेफिनेशंस में कहाँ से कहाँ तक दे रखी हैं। 2 के A से लेके Z तक, यानी कि 26 डेफिनेशंस दी हुई है। और दूसरी बात याद रखनी है कि डेफिनेशंस अल्फ़ाबेटिकल हैं। अल्फ़ाबेटिकल में A सबसे पहले आता है, इसलिए 2 के A में A से स्टार्ट होने वाली डेफिनेशन है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आप पढ़िए, इजी है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत है। चलिए सेकंड 2 के बी में चलते हैं और वहाँ मिलती है बेल, और हिंदी में इसे बोलते हैं जमानत। यहाँ लिख लीजिए मेंस के एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, और आप अपनी मेंस की कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बेल। और अब इसका आंसर समझिए, 2 के बी में दिया हुआ है, बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड। ये एक्ट की लैंग्वेज होती है, पर्सन एक्यूज्ड, एक्यूज्ड पर्सन भी बोल सकते हैं, लिखा जाता है ऐसे। बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। बेल की डेफिनेशन को जब हमने पढ़ा, रिलीज ऑफ ए पर्सन, कौन सा पर्सन? एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड, संदिग्ध, ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। किसी पर्सन की बात हो रही है जिसने, जो एक्यूज्ड है, सस्पेक्टेड है, किस बात का? ऑफ कमीशन, यानी कि उसने कुछ कर दिया। क्या कर दिया? कमीशन ऑफ ऑफेंस, कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, उस पर्सन को क्या कर रहे हो आप? इस पर्सन को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। रिलीज ऑफ अ पर्सन, कौन सा? एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, कहां से रिलीज कर रहे हो? कस्टडी से। कैसी कस्टडी? कस्टडी ऑफ लॉ। तो ये है इन कस्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, वहां से रिलीज कर रहे हो अपॉन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस पर, कुछ कंडीशंस पर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज हुई, इसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं कुछ कंडीशंस लगा करके। कंडीशंस, अब ये जो कंडीशंस लग रही, जिन कंडीशंस पर इसे रिलीज किया जा रहा है, तो ये कंडीशंस कौन लगा रहा है? ये कंडीशंस लगाई जा रही हैं बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। कंडीशंस जो इम्पोज्ड हो रही हैं, इम्पोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट। अब यहां ऑफिसर का क्या मतलब है और कोर्ट का क्या मतलब निकल के आया? इम्पोज्ड बाय, कंडीशंस इम्पोज्ड बाय। तो जनरली बच्चे जो समझते हैं वो ये सोचते हैं कि जिन कंडीशंस पर उसको बेल मिल रही है वो कोर्ट लगाती है। गलत भी नहीं है, सही भी है, लेकिन समझना ये है कि कंडीशंस इम्पोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट। तो यहां पर जो ये ऑफिसर वर्ड लिखा हो गया है, ये है ऑफिसर, कौन सा? पुलिस ऑफिसर। अब बात आती है कि जमानत पुलिस ऑफिसर कैसे दे सकता है? जमानत तो कोर्ट से होगी। तो जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जिसके अंदर एक्यूज का बेल एक राइट होता है और वो उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए रेडी है जो पुलिस ऑफिसर उससे कह रहा है, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की बात है, वो भी कंडीशंस इम्पोज करके उसको रिलीज कर सकता है और कोर्ट भी रिलीज कर सकता है। इसलिए कंडीशंस इम्पोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच पर्सन, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ, एग्जीक्यूशन को हिंदी में बोलते हैं निष्पादन। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ, किस बात का एग्जीक्यूशन ऑफ? क्या करके? पर्सन ऑफ ए बॉन्ड
और बेल बॉन्ड। अब यहाँ पे दो बात आ गई, एक तो आया बॉन्ड और एक आया बेल बॉन्ड। यहाँ दो चीजें निकल के आई, एक तो आया बॉन्ड और एक आता है बेल बॉन्ड। एग्जीक्यूशन ऑफ, एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन, किस बात का निष्पादन? बॉन्ड का। कौन करेगा? वो कौन? एक्यूज्ड, जिसको बेल पे रिहा किया जा रहा है, जमानत पे रिहा किया जा रहा है, उससे काम, उससे हम ये चाहते हैं कि वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट करे। तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कौन करेगा? एक्यूज्ड। बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कौन करेगा? एक्यूज्ड। इसकी बात हो रही है ये। अब बॉन्ड क्या होता है और बेल बॉन्ड क्या फर्क होता है, इसको देखने के लिए हम आगे देखेंगे। देखिए, डी में तो है बेल बॉन्ड और ई में है बॉन्ड, क्योंकि इसका नाम है बी ए और यह है बी ओ, तो ये बाद में आता है ना अल्फाबेट, इसलिए इसका ई में डाला है। तो बेल बॉन्ड क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो बेल बॉन्ड 2D में लिखा हुआ है मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी, यानी कि इस बेल बॉन्ड का मतलब है कि जब इसे रिहा किया गया था तब यहाँ पर ऑफिसर या कोर्ट ने ये कहा कि तुम जमानत तो लेके आओ किसी व्यक्ति की जो इस बात की अंडरटेकिंग देवे कि जब भी तुम्हें बुलाया जाएगा तुम हाजिर हो जाओगे। तब ये व्यक्ति अपने पिता को लेकर के आता है या अपने भाई को लेकर के आता है या अपने किसी जानकार व्यक्ति को लेकर आता है, ऐसे व्यक्ति को जो इस बात की अंडरटेकिंग ले सके कि जी हुजूर, ये पर्सन हर तारीख पर जब भी बुलाओगे, आप बुलाओगे, कोर्ट बुलाएगी या हाजिर होगा, मैं अंडरटेकिंग ले रहा हूं इस बात की। इसे बोलते हैं बेल बॉन्ड। तो अकेला जो ये बॉन्ड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? ये मिलेगा आपको 2 के ई में, मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। इस बॉन्ड का मतलब है पर्सनल बॉन्ड, यानी कि ये व्यक्ति अपना पर्सनल बॉन्ड पेश कर रहा है, जिसे आप कोर्ट में जाकर के जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ उर्दू शब्द यूज होगा और उसे बोलते हैं मुचलका। तो यहाँ पर्सनल बॉन्ड का मतलब है कि ये व्यक्ति भी ये कह रहा है कोर्ट को कि जब भी आप मुझे बुलाओगे मैं कोर्ट में हर तारीख पर हाजिर हो जाऊंगा, यदि मैं नहीं होता हूं तो इतने रुपए की आप वसूल कर लें। कोर्ट जो भी आदेश देता है, ऑफिसर जो भी कहता है कि 10,000 का मुचलका, 20-20 हज़ार के 2 जमानती। इसका क्या मतलब हुआ कि पर्सनल बॉन्ड तो 10,000 का भरो और 20-20 हज़ार के 2 जमानतदार 2 जमानती लेके आओ, श्योरिटी लेके आओ। तो बॉन्ड और बेल बॉन्ड इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। हम वापस 2 के बी में चलते हैं और बेल की डेफिनेशन को देख रहे हैं। मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड, किस बात का? कमीशन ऑफ ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ ऑन अपॉन सर्टेन कंडीशंस imposed by officer or court on execution of bond or bail bond, on execution of by such person of a bond or bail bond by such person, किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंधपत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है। और यहाँ पर बेल की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। Define bail according to section 2B of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
इसके बाद आप लोग इसको लिख देना। जैसे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। रिलीज, कौन रिलीज हो रहा है? पर्सन। कहाँ से रिलीज हो रहा है? लॉ कस्टडी। कौन कर रहा है? ऑफिसर या फिर कोर्ट। कुछ कंडीशंस लगा करके, हाँ, बाय इम्पोजिंग कंडीशंस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशंस, तो ये लगाएगा, कोर्ट लगा रहा है, ऑफिसर लगा रहा है। और लेकिन उसको रिलीज करते वक्त उस पर्सन से हम क्या मांग रहे हैं? हम उससे मांग रहे हैं बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे। इसलिए ये चीज पूरी की पूरी डेफिनेशन एज इट इज वही लिखनी है जो 2B में दे रखी है। आप इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद आता है 2C में बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस को जब हम लोगों ने पढ़ा तो कहता है विच आर शोन, और एक होता है विच आर मेड। शोन कहाँ पर शोन है? इस BNSS के फर्स्ट शेड्यूल में, और मेड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एनी अदर लॉ, टाइम बीइंग इन फोर्स। मेड शोन फर्स्ट शेड्यूल में जो बता रखे, और मेड बेलेबल, और इनके अलावा बाकी सब कैसे होंगे? नॉन बेलेबल। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आप जाकर के देखेंगे, वहां पर कितने कॉलम होंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। पहला कॉलम क्या बोलता है? सेक्शंस के बारे में बताता है। कौन से सेक्शंस के? ऑफेंसेस के, भारतीय न्याय संहिता वाले। फिर इसमें उसकी डेफिनेशन दे रखी होगी, यहाँ पर उसका पनिशमेंट दे रखा होगा, यहाँ बता रखा होगा कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, और इसमें बता रखा होगा बेलेबल है या नॉन बेलेबल। और लास्ट वाले कॉलम में बताया हुआ होता है कि इसकी ट्रायल कौन करेगा, ट्रायबल बाय ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है, और ये प्री के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो यहां जो बता रखे हैं बेलेबल, वो सब बेलेबल ऑफेंस है। और एनी अदर लॉ का मतलब है जैसे कि आर्म्स एक्ट हुआ, JJ एक्ट हुआ, और अदर एक्ट में जहाँ जहाँ ऑफेंसेस बता रखे हों वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल, उनके बारे में उस जगह बताया हुआ होता है। या फिर आने वाले समय में जब कोई नए किसी एक्ट को ऑफेंस माना जाएगा, तब वो डिसाइड कर दिया जाएगा कि वो बेलेबल बनेगा या नॉन बेलेबल बनेगा। और यहाँ पर 2C कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पर मेंस के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन बेलेबल ऑफेंस। और प्री के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस किस सेक्शन में बताया गया है। 2 का D बेल बॉन्ड हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। 2 का E में बॉन्ड, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। फिलहाल जो लिखा हुआ है वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1। जब हम चार्ज पढ़ेंगे तब इसे समझेंगे। G2 के G में आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, कल हमने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया है, इसलिए अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि 2G में कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट होता है। 2 के H में आते हैं कंप्लेंट, हिंदी में इसे बोलेंगे परिवाद। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन। एनी एलिगेशन, एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिकथन। एलिगेशन लगाना किसी के ऊपर। एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। अब इसको भी आप याद रखना, ये प्री का क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
एलिगेशन जो लगाया जा रहा है, किसी पर्सन पर लगा रहे हैं एलिगेशन, ये आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट एक एलिगेशन है। कैसा एलिगेशन? ओरल या फिर रिटन। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये एलिगेशन जो लगा रहा है वो कौन लगा रहा है और किसके विरुद्ध लगा रहा है। तो इस बात को तो हम जानते हैं। एक तो ये वाला पर्सन है, तो ये लगा रहा है एलिगेशन। किसके खिलाफ लगा रहा है? ये इसके खिलाफ लगा रहा है। ये व्यक्ति एलिगेशन लगा रहा है, इसके अगेंस्ट लगा रहा है, लेकिन ये लगा कहां रहा है? कोर्ट में। ये लो कोर्ट में। अब ये कोर्ट के अंदर एलिगेशन लगा रहा है, इसके लिए ओरल, हाँ बिल्कुल ओरल, ये लो ओरल। राइटिंग में, ये राइटिंग में हो गया। मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट। तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? मजिस्ट्रेट साहब। कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं मजिस्ट्रेट। तो कंप्लेंट किसे कहते हैं? एक एलिगेशन होता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन हो सकता है, और किसके सामने लगाते हैं? मजिस्ट्रेट के सामने। तो जो कंप्लेंट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? कंप्लेनेंट, यानी कि परिवादी। तो परिवाद फाइल कर रहा है इसलिए परिवादी हो गया, कंप्लेनेंट हो गया। एलिगेशन लगा रहा है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। विद ए व्यू टू, अब ये जो फ्रेज है विद ए व्यू टू, किए जाने की दृष्टि से। किस दृष्टि से? ये व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने एलिगेशन जो लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? चाहता क्या है? ये क्या चाहता है? ये with a view to his taking action under this संहिता। ये चाहता है कि मजिस्ट्रेट साहब इस संहिता के अंतर्गत इस पर एक्शन लें, इस पर कार्य करें। दैट सम पर्सन, ये रहा वो सम पर्सन, दैट सम पर्सन। अब यहां एक क्वेश्चन ये भी आता है, प्री में भी आया हुआ है कई बार, कि जब ये व्यक्ति एलिगेशन लगा रहा है कोर्ट में, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ लगा रहा है, जिस पर्सन के खिलाफ लगा रहा है, क्या वो पर्सन, ये व्यक्ति उस दूसरे पर्सन को जानता है? तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे जानता है या नहीं जानता है। क्योंकि आप सोचिए, ये भी तो कह सकता है ना कि मेरे घर में चोरी हो गई। अब चोरी किसने करी? पता नहीं। मेरे भाई को कोई शूट करके और भाग गया, किसने मारा? मालूम है क्या आपको किसने मारा? नहीं मालूम। नाम तो पता ही नहीं आपको किसने मारा। किसने गोलियां चला दी आपके घर में? मालूम ही नहीं। तो कोई कोर्ट इस बात से परिवाद को लेने से मना कर देगी कि भाई पहले तो ये बताओ गोली किसने मारी, उसका नाम लिखो भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है वेदर नोन और अननोन, वेदर नोन और अननोन, यानी कि वो ज्ञात है या अज्ञात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर नोन और अननोन, ठीक है, कॉमा, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, उसने अपराध किया है, कमिटेड एन ऑफेंस, बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट, बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। लास्ट में इसने कह दिया इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है, पुलिस रिपोर्ट इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। अब पुलिस रिपोर्ट कहां है? वो मिलेगा 2K T में। फिलहाल अभी हम इतनी ही बात समझते हैं कि कंप्लेंट का क्या मतलब है। कंप्लेंट का क्या मतलब हुआ? एक एलिगेशन, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है।
अब हो सकता है कि यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा हो कि सर अगर ये एलिगेशन ओरल करेगा मजिस्ट्रेट के सामने तो क्या ओरल पे ही एक्शन होता रहेगा? ऐसा नहीं होता, ये ओरल करेगा तो इधर मजिस्ट्रेट साहब उसको लिखेंगे। क्या मजिस्ट्रेट साहब खुद लिखेंगे? वो लिखने के लिए कह भी सकते हैं, उसमें क्या हुआ, और या फिर ये लिख करके देगा। और अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर जब कोई एक विक्टिम एग्रीव्ड पर्सन कोर्ट में आकर के कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो उसके बाद क्या होता है, तो ये बात अभी आपको नहीं बताई जाएगी, वो आगे समझाएंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि कंप्लेंट किसे कहते हैं। तो कंप्लेंट क्या है? एक तरह का एलिगेशन है किसी ऐसे व्यक्ति पर जो आपको ज्ञात भी हो सकता है, अज्ञात भी हो सकता है, इस बात का कि उसने कोई अपराध किया है। पर आपने ऐसा क्यों किया? जिससे कि इस संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर कार्रवाई की जाए। किस पर कार्रवाई की जाए? जो मैं कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने एलिगेशन किसी व्यक्ति का लगा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करें। तो 2H में कंप्लेंट दे रखा है। अब बात आती है इसकी एक लास्ट लाइन, इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है, तो इस पर भी प्री का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि कंप्लेंट इंक्लूड्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। उस 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये बनकर के आ सकता है कि कंप्लेंट इंक्लूड्स पुलिस रिपोर्ट। तो आप समझ जाना ये गलत है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 2H में डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं अभी, और वो मिलेगा आपको 2T में। 2T पुलिस रिपोर्ट। आइए, क्योंकि कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है, तो आखिर पुलिस रिपोर्ट होती क्या है? मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्ड यानी कि अग्रेषित की जाती है। किसको दी गई है? वो तो बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लो कि दी किसने। बाय अ पुलिस ऑफिसर, फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। किसको? टू ए मजिस्ट्रेट। अब यहां पर बात क्या हो गई पुलिस रिपोर्ट के बारे में कि फॉरवर्ड कौन कर रहा है? पुलिस ऑफिसर। ये पुलिस ऑफिसर है क्या? ये तो पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं? जब किसी मजिस्ट्रेट को कोई पुलिस ऑफिसर किसी रिपोर्ट को भेजे, फॉरवर्ड करे, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। अब बात यह आती है, कोई पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को किस बात की रिपोर्ट भेज रहा है? अगर कोई पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट देगा तो किसी ना किसी प्रोविजन के तहत तो देगा ना। किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो आप? कौन सी रिपोर्ट भेजी है पुलिस ऑफिसर ने जिसको पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है? तब इसने बोला सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3, 193 का सबसेक्शन 3 के अंतर्गत क्या रिपोर्ट जो दी जाती है मजिस्ट्रेट साहब को, कौन दे रहा है? बाय पुलिस ऑफिसर। जब कोई पुलिस ऑफिसर 193 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देता है, उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, उसे कंप्लेंट नहीं कहते।
अब अभी भी हमको क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर होगा कैसे? अगर आप अभी भी क्लियर करना चाहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट होती क्या है, तो आपको 193 का सब सेक्शन 3 में जाना पड़ेगा। तो अभी हम 193 और उधर नहीं जाएंगे, अभी हमने केवल कंप्लेंट को समझना है। आइए, कंप्लेंट की डेफिनेशन में अभी एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है, उसे देखते हैं और उसमें से प्री का क्वेश्चन बनता है। ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इन अ केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब ये, अब आप खुद सोचिए, कोई पुलिस ऑफिसर किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन कब करेगा? बताइए कब करेगा? जब उस पुलिस ऑफिसर के पास किसी ने एफआईआर दर्ज कराई हो। एफआईआर कौन से सेक्शन में है? 173 में। एफआईआर कौन से मामलों में होती है? कॉग्निजेबल मामलों में होती है, संज्ञेय मामलों में होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थाने में कोई व्यक्ति आकर के रिपोर्ट करता है, थाने में कोई व्यक्ति आकर के इंफॉर्मेशन देता है कि हुजूर, उस आदमी ने मेरे पति को कार से कुचल दिया, मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर जो मामला दर्ज हुआ वो तो मर्डर का हो रहा है, ये तो एक संज्ञेय अपराध है। इन्वेस्टिगेशन की गई, जब इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर दर्ज करना जरूरी था, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना था, मजिस्ट्रेट की आदेश लेने की जरूरत नहीं थी, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। हुआ ये, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो कहानी कुछ और निकल के आई। क्या निकल के आई? ए रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का नहीं बनता है, मामला तो नॉन कॉग्निजेबल केस का बनता है। कॉग्निजेबल मामला नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल मामला है। संज्ञेय मामला नहीं है, असंज्ञेय मामला निकला। रिपोर्ट तो दर्ज हुई संज्ञेय अपराध के हिसाब से, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद अरे ये तो मर्डर का कोई मामला ही नहीं है, ये तो असंज्ञेय अपराध बन रहा है यहां पर। तो तब वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? इस बात की रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाएगा। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यदि वो मामला नॉन कॉग्निजेबल का बनता है और फिर ये बात मजिस्ट्रेट को बताई जाती है, तो ऐसी स्थिति में शैल बी डीम टू बी ए कंप्लेंट। उसको फिर क्या मान लिया जाएगा? एक कंप्लेंट। उसे क्या मान लिया जाएगा? परिवाद। और किसने पेश किया ये? पुलिस ऑफिसर ने। तो पुलिस ऑफिसर कौन हो गया? कंप्लेनेंट। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to the complainant। तो जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने पेश की है, उस पुलिस ऑफिसर को क्या मान लिया जाएगा? कंप्लेनेंट। हालांकि पुलिस ऑफिसर के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट 2H की डेफिनेशन में लास्ट लाइन कहती है कि कोई पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं मानी जाती, लेकिन वो वाली रिपोर्ट जब पुलिस ऑफिसर कोर्ट में पेश करता है कि ये मामला तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला बना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा और ऐसे अपराध, ऐसी रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा। इसमें से प्री का क्वेश्चन आता है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। और यहाँ पर सेक्शन 2 का H कंप्लीट होता है। अब हम अगर इसे मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डिफाइन कंप्लेंट।
और अगर हम प्री के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन बन के आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है या गलत कथन कौन सा है, और उसमें लिखा हुआ आ जाता है 4 सेंटेंसेस 4 स्टेटमेंट्स में कि पुलिस रिपोर्ट, परिवाद की परिभाषा में पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित है, परिवाद की परिभाषा में पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। इस तरह से 4 स्टेटमेंट होंगे, तो आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत, और यहाँ पे सेक्शन 2H कंप्लीट होता है। अब यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि मैं अब आगे जा रहा हूँ। चलिए H के बाद हम लोग आगे चलते हैं। कंप्लेंट के बाद आता है 2I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सिंपल चीज़ है, आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। J हाई कोर्ट, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इंक्वायरी, आइए 2K इंक्वायरी, जिसे हिंदी में जांच कहते हैं, मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। तो यहाँ आप मेंस की कॉपी में लिख लीजिए डिस्टिंग्विश बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल। जैसी चार्ज फ्रेम होता है वो स्टेज हमारी ट्रायल की हो जाती है, जो कि कोर्ट के अंदर चलती है। कभी कभी ट्रायल से पहले भी कोर्ट इंक्वायरी कर सकता है किसी चीज़ के बारे में कि इस पर क्या एक्शन लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, उसकी जांच पड़ताल, जिसे जांच शब्द कहा गया है। कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो एक चीज़ क्लियर होती है यहाँ पर कि यहाँ इंक्वायरी, ट्रायल, ये सब कोर्ट के अंदर की जाएगी, उसका ही काम है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, इस बात को मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया था। ओ 2L इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण, इसके अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। यहाँ आपका एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, आप इंटरव्यू के जो कॉपी बना रखी है वहाँ लिख लें। उसमें ये पूछा जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों करती है, वहाँ आपको ये देना होगा ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है किसी मामले में, ताकि एविडेंस को कलेक्ट किया जाए, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। मजिस्ट्रेट जिसे ऑथराइज कर रहा है वो खुद नहीं कर सकता, तो कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है वेयर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ए स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा। जहाँ किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी इस संहिता के उपबंधों से असंगत है, वहाँ विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। इसने कहा जहाँ कहीं भी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में इनकंसिस्टेंसी होगी, यानी कि असंगत होंगे, यानी कि दोनों में मिलान नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में जो विशेष विधि होती है, जो स्पेशल लॉ होता है, वो प्रिवेल करता है, यानी कि उसे माना जाएगा, ना कि जनरल लॉ को। 2KM में जुडिशियल प्रोसीडिंग includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई आती है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। ये सब आपको याद रखनी है। लोकल जुरिडिक्शन in relation to a court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers under this संहिता। इसे बोलेंगे लोकल जुरिडिक्शन। जहाँ कोर्ट स्थापित है, जहाँ कोर्ट है और उसके क्षेत्र में उसको जो एरिया दिया हुआ है कि यहाँ तक के थानों के मामले आपको सुनवाई करनी है, तो वो उसका जुरिडिक्शन कहलाता है।
and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी यकीनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो जाए सकेगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ओ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस ऑफिसर को इस बात की अथॉरिटी नहीं है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सके, और इस पर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। पी नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। क्यू ऑफेंस, अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप यानी कि एक्ट और ओमिजन। एक्ट और ओमिजन को हम लोगों ने आईपीसी पढ़ते वक्त समझ लिया था। ओमिजन का मतलब होता है जो काम आपको करना चाहिए वो काम आपने नहीं किया, जैसे कि जेलर को खाना खिलाना चाहिए था कैदियों को लेकिन उसने खाना नहीं खिलाया, तो इसे बोलेंगे ओमिजन। ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जा सकेगा। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिजन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ये नहीं कहा कि बाय दिस, बाय एनी लॉ, एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट in respect of which a complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871। कई बार प्री के एग्जाम में इस एक्ट का ईयर पूछ लिया जाता है, सेक्शन पूछ लिया जाता है। आर में आइए, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन किसे कहते हैं? पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित है, यहां पर बात की जा रही है वहाँ के थानाधिकारी से, इंस्पेक्टर से, जो उस पूरे थाने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और यहाँ पर बताया गया कि यदि वो किसी भी कारणवश अनुपस्थित है, बीमारी का कारण हो सकता है या अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे हो और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर हो, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। तो यहाँ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के अंदर ये बताया गया है कि जब कभी किसी थाने का ऑफिसर इंचार्ज एब्सेंट होता है ड्यू टू इलनेस और अदर कॉजेज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर एंड इज अबव रैंक of constable, या फिर when the state government so direct any other police officer so present। एस में प्लेस है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, यहाँ से MCQs का क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आता है द टर्म प्लेस इंक्लूड्स, स्थान शब्द के अंतर्गत सम्मिलित है हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। ये आपको याद करना है। टी पुलिस रिपोर्ट हम कर चुके हैं। यू पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। यहाँ प्री का क्वेश्चन बनता है पुलिस स्टेशन पर। एक तो ये बनता है कि पुलिस स्टेशन डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ आपको ध्यान देना है जनरली और स्पेशली, जनरली और स्पेशली ऑर्डर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जनरली और जनरल ऑर्डर पास कर सकता है, स्पेशल ऑर्डर पास कर सकता है इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस चौकी, ये पुलिस स्टेशन है। तो आपको यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, प्री के एग्जाम में आ सकता है ये बस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर
पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18। तो जब हम लोग सेक्शन 18 पढ़ेंगे तब इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि पीपी डिफाइन कहाँ है, तो आपको देना है 2 के वी में, डिफाइन अंडर सेक्शन 2 का वी, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18। ध्यान रखना डेफिनेशन इसकी 2 के वी में दे रखी है और ये कह रखा है सेक्शन 18 के अंदर जो अपॉइंट किया जाता है उसे पीपी कहते हैं, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पीपी। और वो व्यक्ति भी पीपी कहलाएगा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शंस पर काम कर रहा होगा। 2 के डब्ल्यू में सब डिवीजन, सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। उपखंड में उसे किसी जिले का कोई उपखंड अभिप्रेत है, ये कोई नहीं है। सम्मन केस 2 के एक्स में है। कल हम लोगों ने सम्मन केस को देख लिया था। सम्मन केस बता रहा है कि जो वारंट केस नहीं है, और वारंट केस 2 के जेड में बताया हुआ था। इस समय हम 2 का जेड देख लेते हैं। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। यानी 2 साल से ऊपर का जो जिन अपराधों में 2 साल से अधिक का कारावास दे रखा है उसे वारंट केस में इंक्लूड किया जाता है, उसे वारंट मामला ही माना जाता है। 2 के वाई में विक्टिम है। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स द गार्डियन और लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम। तो यहाँ पे विक्टिम का मतलब है पीड़ित, और एक शब्द होता है एग्रीव्ड पर्सन, उसे हिंदी में बोलते हैं व्यथित पक्षकार। तो एग्रीव्ड पर्सन को मोस्टली सिविल मैटर्स में यूज किया जाता है, और विक्टिम जिसे हिंदी में पीड़ित कहा जाता है इसे मोस्टली क्रिमिनल मैटर्स में यूज किया जाता है। तो विक्टिम एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक या विधिक वारिस भी है। अब एक्सीडेंट हुआ, आपको मर्डर कर दिया गया, तो वो तो मर गया, जिसके चाकू लगा वो तो मर गया, वो तो विक्टिम हुआ क्या, अब तो मर गया। तो उसका जो विधिक वारिस है या उसके जो गार्डियन है वो लोग विक्टिम हो गए, और वो कोर्ट के अंदर एक्यूज के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ सेक्शन 2 का क्लॉज 1 कंप्लीट होता है। सेक्शन 2 का जो क्लॉज 2 है एक बार उसे देख लेते हैं। उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर इन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहां ये कहता है कि इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे वर्ड्स, कई ऐसे एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे जो कि यहां पर डिफाइन नहीं है, उनकी डेफिनेशन कहीं और दे रखी है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर इन, इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यूज हो रहे हैं, नॉट डिफाइंड, और वो डिफाइन नहीं है, बट डिफाइंड इन द, कहां पर डिफाइन है वो वर्ड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have the meanings respectively assigned to them in that act and संहिता। तो उनका वही अर्थ जो भारतीय न्याय संहिता में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर बताया हुआ है, वही मीनिंग यहाँ पर भी समझा जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें परिभाषित कहाँ किया गया है, आईटी एक्ट में या भारतीय न्याय संहिता में। तो वहाँ जो उनके मीनिंग दे रखे हैं ना, उन्हीं मीनिंग को हम लोग यहाँ पर मानेंगे। इस तरह से आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट होता है, और इन सेक्शंस के अंदर से प्री के कौन से क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के कौन से क्वेश्चन बनते हैं, हम लोगों ने ये भी राइट डाउन कर लिया, जिससे कि आप जब, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं
और जब आप मेंस की प्रिपरेशन करना लगेंगे, जब आप अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी और आप देखेंगे कि जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं उससे जो जो क्वेश्चंस हम बनाते जा रहे हैं उनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया है। और यहाँ पे सेक्शन 2 कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं सेक्शन 3 के पास। सेक्शन 3 बोलता है निर्देशों का अर्थ लगाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। निर्देशों का अर्थ लगाना, ठीक है। निर्देश, रेफरेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। सबसे पहले तो ये समझो कि जिन रेफरेंसेस की बात हो रही है वो दिया कहाँ गया है? इस संहिता में, इस संहिता के अंदर। इस संहिता को जब आप पढ़ेंगे तो वहां एक शब्द आपको कई बार यूज होगा और उसका नाम होगा मजिस्ट्रेट। अब आपके सामने ये समस्या आ गई कि ये मजिस्ट्रेट को किसकी बात हो रही है। तो हमने पूछा क्यों, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? बोले परेशानी तो हो रही है क्योंकि हमें ये बता दीजिए ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। हाँ, ये बात तो है। आपको ये यूज मिलेगा, इसको बोलते हैं रेफरेंसेस। मजिस्ट्रेट वर्ड आपको मिल रहा है। अब ये मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये समझना है। तो इस मजिस्ट्रेट से क्या निर्देश निकला जा रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जहां भी मजिस्ट्रेट वर्ड यूज हो रहा है, आप उसको क्या समझें, ये बात सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 3 ये कहता है unless the contest otherwise requires। कॉन्टेस्ट एक वर्ड आया। कॉन्टेस्ट का क्या मतलब हुआ? कॉन्टेस्ट का मतलब है कि जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ेंगे तो एक वर्ड यूज होता है मजिस्ट्रेट, लेकिन अकेला मजिस्ट्रेट लिखा हुआ नहीं होगा, इसके आगे भी कुछ लिखा होगा, इसके बाद भी कुछ लिखा होगा। तो इसे कहते हैं कॉन्टेस्ट। यहां से पढ़ना शुरू किया आपने, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, उसमें मजिस्ट्रेट बढ़ा गया, फिर पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए यहां तक। अब इसको यहां से लेके यहां तक पढ़ो। पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया। अब इसको पढ़ करके आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि ये जो काम कर रहा है ना, यहां से लेके यहां तक एक व्यक्ति का कोई काम बताया गया है, एक मजिस्ट्रेट साहब का कोई काम बताया गया है। लेकिन ये जो काम बताया गया है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का है। ओह अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का है। हाँ, तब तो इसका मतलब होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आइए अब इसे पढ़ते हैं। अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक संदर्भ से, कॉन्टेस्ट का मतलब है संदर्भ, जब तक संदर्भ से, इस पूरे को यहां से लेके वहां तक पढ़ने से, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, अन्यथा अपेक्षित ना हो, कुछ और मीनिंग ना निकलता हो, कुछ और मीनिंग नहीं निकलता हो, तो अगर कुछ और मीनिंग निकल रहा है तो फिर तो जैसे मान लो पढ़ने से ये मीनिंग निकला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो इसका क्या मतलब हुआ? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
अगर कुछ और मीनिंग नहीं निकल रहा है, एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू ए मजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास shall in relation to any area be constituted as a reference to a judicial magistrate of the first class, judicial magistrate of the second class. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी विधि में किसी क्षेत्र के संबंध में किसी मजिस्ट्रेट बिना किसी विशेषक शब्दों के, किसी मजिस्ट्रेट बिना किसी विशेषक शब्दों के, मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं है कि एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, मजिस्ट्रेट बिना किसी विशेषक शब्दों के। अगर विशेषक शब्द लिखे हुए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का, और लिखा हुआ है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, लेकिन ये नहीं बताया गया कौन सा मजिस्ट्रेट। तब ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। अब आप सेक्शन 6 को निकाल लीजिए एक बार। सेक्शन 6 निकालिए, क्या कह रहा है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स बता रहा है कि हाई कोर्ट के अलावा और एनी अदर लॉ में कोई कोर्ट्स है, उनके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तो हम ये रेफरेंस मानेंगे, इसका ये कंस्ट्रक्शन निकालेंगे हम कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कह रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कह रहा है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। और यदि आपको कोई अन्यथा नजर आ रहा है तो फिर इसका मतलब हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट करके नहीं निकालेंगे। बस इतनी सी बात बोल रहा है। ये सब चीजें आपको और ज्यादा क्लियर कब होंगी? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल आपको देखना होगा। वो कब मिलेगा? जब हम इसको कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं आपको वो एक ऐसा प्रोविज़न पढ़ाऊंगा जहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब होगा, लिखा हुआ मजिस्ट्रेट होगा, तो वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसका मतलब नहीं माना जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा। तब आपको सेक्शन 3 याद आएगा कि हाँ, कंटेस्ट से कुछ अलग पता चल रहा है। यदि अलग पता नहीं चलता है तो ये माना जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। सेक्शन 3 का क्लॉज 1 पर ही आपके प्री के क्वेश्चंस बनते हैं, बस इतना ही। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लॉज 2, जहां इस संहिता से भिन्न, जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन, अब ये कहता है अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता। इस संहिता के अंदर की तो बात बता दी क्लॉज 1 में कि मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है तो क्या मानेंगे। अब ये कह रहा है कि इस संहिता के अलावा और कहीं पर अगर आपको मजिस्ट्रेट लिखा हुआ नजर आ गया, जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित हैं, ऐसे मामलों से संबंधित हैं। कैसे मामलों से? जिनमें ख, जो यदि क और ख इन दोनों मामलों से संबंधित है और मजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है तो हम क्या करें? वहां, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखा हुआ है, वहां वे खंड क के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे।
तो जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसे क्या माना जाएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट टू को हिंदी में क्या बोलते हैं, के अधीन। तो किसके अधीन रहते हुए, क्लॉज ए के अधीन रहते हुए, खंड क के उपबंधों के अधीन रहते हुए। आइए सेक्शन 3 का क्लॉज 2 को अब हम पढ़ लेते हैं। कहता है, वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता द फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय अ मजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर। मजिस्ट्रेट यदि ऐसा कार्य कर रहा है जो इससे संबंधित है, किससे, which involve the appreciation or shifting of evidence, the formulation of any decision which expose any person to any punishment, penalty, detention in custody, pending investigation, inquiry or trial, or would have the effect of sending him for trial before any court, they shall subject to the provisions of this संहिता be exercisable by a judicial magistrate, जिनमें साक्ष्य का मूल्यांकन या छानबीन या कोई विनिश्चय करना अंतर्विलित है, जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की या अन्वेषण, जांच या विचारण लंबित रहने तक अभिरक्षा में निरोध की आशंका में डालता हो, या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहां वे कृत्य संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। एक्सरसाइजेबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसे हाईलाइट कर लेना। फंक्शंस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वो आप इसको देख लेना। बी क्या कहता है, जहां विच आर, क्या फंक्शंस, कैसे, विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर, जहां पर फंक्शंस का किस तरह की प्रकृति है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव इन नेचर, सच एज ग्रांटिंग ऑफ ए लाइसेंस, अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन वापस लेना, वहां वे खंड क के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, द सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, ये जो सारे काम हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, सीआरपीसी 1973 के अंदर जब आप सेक्शन 3 देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भी बात हो रही है, बहुत सारा है उसमें। तो क्लॉज 1 में ए बी सी, 2 3 ए बी सी डी, फिर 4 क्लॉज, 4 क्लॉज हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर मैं आपको बता दूं कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में अब कुछ नहीं है। तो जो हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ रहे थे सीआरपीसी में, वो अब आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। सेक्शन 3 में बहुत छोटा सा कर दिया, केवल क्लॉज 1 और क्लॉज 2, और सीआरपीसी के अंदर क्लॉज सेक्शन जब 3 देखेंगे तो वो काफी बड़ा है, वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के भी बारे में बताया गया है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा चेंज आपको सेक्शन 3 के अंदर मिलेगा। इसको भी आप हाईलाइट कर लेना इस रेफरेंस में कि सीआरपीसी का सेक्शन 3 और बीएनएसएस का सेक्शन 3 में काफी अंतर है। चलिए सेक्शन 4, सेक्शन 4 को देखते हैं। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। इस टाइटल से, इस हेडिंग से ये बात तो क्लियर हो रही है कि जो विचारण होता है वो अपराधों का होता है। ऑफेंसेस कमिट होंगे तभी उसकी ट्रायल चलेगी आगे, और उस ट्रायल के अंदर कौन सा प्रोसीजर काम में आएगा, बीएनएसएस। बीएनएसएस का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर जो ऑफेंसेस बताए गए हैं, किसके द्वारा ट्रायबल होंगे ये भी बताया गया है।
तो वहाँ जो भी ऑफेंसेस के बारे में बात हुई है वो सारे ऑफेंसेस वही है जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर बताए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉज, तो अदर लॉज का मतलब है भारतीय न्याय संहिता के अलावा और जो अन्य लॉ है जिनमें अपराध बताया गया है उनकी ट्रायल। आइए देखते हैं। कहता है ऑल ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्राइड, otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained, hereinafter contained। भारतीय न्याय संहिता के अंदर सभी अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय न्याय संहिता में जो अपराध बताए गए हैं उनके संदर्भ में यदि कोई कार्रवाई की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ट्रायल की जाएगी, तो किस प्रोविजंस के तहत की जाएगी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग। 4 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ऑल ऑफेंसेस अदर एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ। तो यहां पर जो एनी अदर लॉ है वो है भारतीय न्याय संहिता को हटा करके बाकी और कोई भी लॉ है उनके अंदर यदि कोई अपराध कारित होता है तो क्या होगा? ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ shall be investigated, inquired into, tried, otherwise deal with according to the same provisions, according to the same provisions। पे सेम प्रोविजन का मतलब है इस प्रोविजन के तहत। सुनो ध्यान से, बट सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट, सब्जेक्ट टू का मतलब है के अधीन। किसके अधीन रहते हुए? एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द मैनर और प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइंग, अदरवाइज डीलिंग विद सच ऑफेंसेस। तो कोई एक्ट बनाया हुआ है, कोई दूसरा एक्ट है जिसके अंदर कोई ऑफेंस बताया गया है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट का प्रोसीजर, इंक्वायरी का सब कुछ जो होगा वो इसी तरह से होगा जैसा सीआरपीसी में बताया हुआ है। लेकिन उसके अधीन रहते हुए, किसके अधीन रहते हुए? उन लॉज के अधीन रहते हुए जिनके ऑफेंसेस की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके अधीन रहते हुए। यानी अगर उन्होंने अपना कोई प्रोसीजर बना रखा है किसी चीज को लेकर के तो फिर वो फॉलो होगा, ये फॉलो नहीं होगा, अदरवाइज ये फॉलो होगा। ये सेक्शन 4 यहां पर कंप्लीट होता है। अब सेक्शन 4 को ही थोड़ा सा और समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक सेक्शन 5 है सेविंग क्लॉज, और उस सेविंग क्लॉज के अंदर इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया और कह दिया प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंधों के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवत किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवत किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष प्रारूप पर प्रभाव नहीं डालेगी। नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल in the absence of a specific provision to the contrary affect any special। ये कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसी भी स्पेशल लॉ को प्रभावित नहीं करेगी, यानी कि ये प्रिवेल ऊपर नहीं करेगी, वही चीज़ें चलेंगी जो स्पेशल लॉज के अंदर बताई हुई है। वहाँ जो प्रोसीजर बताया गया है उसको फॉलो करिए, ये उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन जहाँ पर वो साइलेंट होगा ये काम करेगी, और यदि कोई प्रोसीजर इसका और उसका इनकंसिस्टेंट होगा तो उसी का ही चलेगा, स्पेशल लॉ का। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।